हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल देखे थे हमारे रिंग से रिलेटेड, और अब हम उसमें आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। और अब उसमें हम देखेंगे कुछ थ्योरम्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है जो आपके एग्जाम में पूछ जाती हैं और आपको आनी भी चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा। तो अब हम इसमें जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो आता है रिंग होमोमॉर्फिज्म। हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर जो देखा था वो था ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो हमने किन्हीं दो ग्रुप के बीच के अंदर जो हमने एक फंक्शन डिफाइन किया था और उस फंक्शन को प्रूफ किया था कि उसकी कुछ कंडीशन होती है इस फंक्शन के साथ, कि हमारा जो फंक्शन है वो ये था कि एफ ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी। ये हमारी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में कंडीशन थी। तो इसमें जो अब रिंग होमोमॉर्फिज्म के अंदर देखेंगे, क्योंकि हमको पता है कि किसी भी रिंग के अंदर दो ऑपरेशंस होते हैं प्लस और मल्टीप्लाई के, तो जो हमारा रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या होगा, जो हमारा फंक्शन होगा वो इन दोनों के लिए प्रॉपर्टीज के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो जो हमारी जो पहली प्रॉपर्टी है, जो आप स्क्रीन पे देखिए, हमारी पहली प्रॉपर्टी है कि एफ ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। ठीक है, तो ये प्लस ऑपरेशन के लिए होमोमॉर्फिज्म या फिर इसको समकालिकता कहते हैं, और मल्टीप्लाई के लिए होगा एफ ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनको आप इक्वेशन कह लीजिए या फिर रिजल्ट कह लीजिए, ये हमको होमोमॉर्फिज्म के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करती है। ठीक है, यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा, या फिर होमोमॉर्फिज्म होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। ठीक है, अब इसमें हम आगे चलते हैं कि होमोमॉर्फिज्म, रिंग होमोमॉर्फिज्म के अंदर यदि दो रिंग हमको दी हुई आर और आर डैश, तो यदि दोनों रिंग होमोमॉर्फिक होंगी या फिर वो समकारी होंगी कि उसमें दो कंडीशन यूज होंगी। ठीक है, अब यदि हम देखते हैं कि तुल्यकारिता या फिर आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। आइसोमॉर्फिज्म मैंने पहले भी बताया कि आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है, समकारिता प्लस एक ही अच्छादक। समकारिता मतलब होमोमॉर्फिज्म प्लस 1 1 ऑन 2। तो हमारा जो फंक्शन है वो तो होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इसी के साथ साथ क्या होना चाहिए कि हमारे पास जो हमारा फंक्शन है उसमें वो 1 1 ऑन 2 भी होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं वो मैं और आपको बता देता हूँ कि जैसे हमारा एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमको एक रिंग दी हुई आर, ठीक है, और दूसरी रिंग दी हुई है वो है आर डैश, जिसके अंदर हमारी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जो हमको क्वेश्चन में दी हुई है। अब हमको प्रूफ करना है कि आर और आर डैश एक दूसरे के तुल्यकारी है। ठीक है, तुल्यकारी के प्रूफ करने के लिए हमको फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमारा जो फंक्शन में डिफाइन किया वो आर डैश के अंदर किस प्रकार से एफ ऑफ मैट्रिक्स हमारी ए 0 0 0 इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि पहले आइसोमॉर्फिज्म के लिए दो एलिमेंट ले, दो मैट्रिक्स ले ली। अब इन दो मैट्रिक्स में हम देखेंगे यहाँ पे कि पहले प्रॉपर्टी आते हैं, दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं और इस फंक्शन को अप्लाई करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि फंक्शन को अप्लाई करते हैं तो ये मैट्रिक्स हो जाएंगे अंदर एफ ऑफ ए प्लस बी 0 0 0 0। अब देखते हैं इसकी वैल्यू फंक्शन के लिए हो जाएगी एफ ऑफ जो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी हमारी ए प्लस बी, और ए प्लस बी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ऐसे जब हम फंक्शन को अप्लाई करेंगे इन दोनों मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई पे, तो हमारी मैट्रिक्स इस प्रकार हो जाएगी और फिर हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारी ये एक बात प्रूफ हो गई कि हमारी जो रिंग है यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हमको आइसोमॉर्फिज्म के लिए हमको ये क्या करना होगा कि हमारे पास जो दो कंडीशन है इसके अलावा 1 1 ऑन 2 भी प्रूफ करना होगा। ठीक है, 1 1 ऑन 2 के लिए हम यहाँ देखते हैं कि हमारा जो पहला फंक्शन है 1 1 के लिए हम क्या करते हैं कि हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 हम मान के चलते हैं। और यदि हम इसमें आगे दिखा देते हैं कि x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है तो हम कह देंगे कि हमारा फंक्शन है वो 1 1 है। तो यहाँ से लेके चलते हैं, हमारा जो मैट्रिक्स है उसको लेके चलते हैं, इज इक्वल टू दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं। यहाँ से हम देखते हैं कि ए इज इक्वल टू पी आ गया हमारा, और ए इक्वल टू बी से हमारा इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम कह देंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है हमारा क्या होगा 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम ऑन टू भी हम आसान देख सकते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट ए के लिए हमारे पास एक ऐसे मैट्रिक्स विद्यमान है जिसके लिए एफ ऑफ ए 0 0 इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से हमारा ऑन टू भी प्रूफ हो गया। तो हमारा यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि हमारा जो आर और आर डैश है वो आइसोमॉर्फिक रिंग्स हैं दोनों। ठीक है, अब हम इसमें आगे चलते हैं कि कर्नल, जो मैंने आपको पहले बताया था ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के अंदर कर्नल एक सेट होता है। ठीक है, तो यहाँ से जब भी हम कोई होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करते हैं किन्हीं दो रिंग्स के बीच में, तो या फिर ग्रुप के बीच में, तो हमारा एक कर्नल, एक सेट भी डिफाइन हो जाता है। तो जैसे हमने ग्रुप में कहते हैं वैसे यहाँ पे एक सेट होता है कर्नल, जो कि जैसे आर से आर डैश के अंदर डिफाइन करें होमोमॉर्फिज्म, तो हमारा एक जो सेट होगा कर्नल वो आर का एक सब सेट होगा। ठीक है, सब सेट होगा, उसके साथ साथ हमने जैसे वो सब ग्रुप भी होता है वो सब रिंग भी
होती है। तो अब इसमें आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा डेफिनेशन क्या है कि मान लीजिए R और R' दो वलय हैं। यदि R' में एक ऐसा उपवलय S विद्यमान हो, सॉरी कर्नल डेफिनेशन में देखते हैं कि यदि R से R' समकालिकता हो तो उसकी अष्टी कहते हैं, या फिर कर्नल किस पर होगा, x बिलोंग्स टू R, f ऑफ x इज इक्वल टू 0 ठीक है। यहाँ हमारा क्या कहलाएगा, कर्नल कहलाएगा। अब इसमें हम देखते हैं कि आगे चलते हैं कि हम एम्बेडिंग ऑफ अ रिंग क्या होता है, किसी रिंग का अंतःस्थापन क्या कहलाता है। इसकी डेफिनेशन ये है कि मान लीजिए R और R' दो वलय हैं, तो R' में एक ऐसा उपवलय S विद्यमान हो कि जिसके लिए R एक तुल्यकारी है। तो यदि आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास एक रिंग हमारे पास R है, एक R' है, ठीक है। तो R' के अंदर यदि एक छोटा सब रिंग इस प्रकार से हो कि जो हमारा जो R है और ये जो छोटी सब रिंग है S, ये दोनों यदि आइसोमॉर्फिक हो जाते हैं तो हमारा क्या है कि ये R इसके अंदर अंतः स्थापित है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन के साथ हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। पहली थ्योरम है प्रत्येक रिंग का एक तत्सम के रिंग में अंतःस्थापन किया जा सकता है। इसको लिखेंगे एवरी रिंग कैन बी एम्बेडेड इनटू ए रिंग विद यूनिटी। मतलब कि प्रत्येक जो रिंग है उसको हम एक दूसरी रिंग जो कि रिंग विद यूनिटी है उसके अंदर उसको एम्बेड किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, थोड़ा लंबा प्रूफ है जिसको आप आसानी से समझिएगा। इसके कुछ स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला जो स्टेप आता है कि हमको जो दूसरी रिंग में हम मान लेते हैं हमारे पास R एक रिंग है, ठीक है, और R' एक दूसरी रिंग में हमको R' के अंदर उसको अंतःस्थापन करना है। तो R' में अंतःस्थापन करने के लिए हम क्या मान के चलते हैं कि R' को हम खुद को एक डिफाइन करना होगा। तो R' को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम देख सकते हैं R' को डिफाइन कर देंगे R क्रॉस Z के रूप में, ठीक है। तो R तो हमारा रिंग है और Z हमारे जो हमारा पूर्णांक होते हैं इंटीजर उसके फॉर्म में। और इसका कैसे डिफाइन किया है, इसके एलिमेंट होंगे a, m के फॉर्म में एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब इस जो R' है इसके अंदर पहले जो हमारी संक्रियाएं हैं, दोनों रिंग की संक्रिया होती है प्लस और गुणा, उसको डिफाइन करना होगा। तो हमने सबसे पहले डिफाइन कर दिया प्लस को a, m प्लस b, m। तो डिफाइन कैसे हो गया, a प्लस b, m प्लस m। इसी बात से गुणा डिफाइन करेंगे तो वो हो जाएगा a, m इंटू b, n। और किस प्रकार से हो जाएगा, ए बी प्लस एम बी प्लस एन ए, एम एन। इस प्रकार से गुणा और भाग हमने डिफाइन कर दिया। अब मैं अपनी तरफ से कुछ डिफाइन किया तो उसको हमको परिभाषित करना कि जो हमने डिफाइन किया वो सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित के लिए हम देख लेते हैं कि यहाँ से हम आराम से दोनों सुपरिभाषित हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले हम इसको प्रूफ करेंगे R' एक रिंग है, क्योंकि हमको R' के अंदर उसको अंतःस्थापन कर तो R' को रिंग प्रूफ करेंगे। तो यहाँ से हम आसानी से देख सकते हैं कि जो सहचर्यता की प्रॉपर्टी है वो हम आसानी से देख सकते हैं प्लस के अंदर। इसी प्रकार से मल्टीप्लाई में भी सहचर्यता की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। अब नहीं क्रमनिर्माता देखेंगे, दो एलिमेंट लेंगे a, m और दूसरा एलिमेंट b, n। अब इनमें यदि क्रमनिर्माता देखते हैं तो हमारे यहाँ देख सकते हैं आसानी से हम ये क्रमनिर्मित भी हो जाएगी, ठीक है। क्रमनिर्मित हो जाएगी, यहाँ से क्रमनिर्मित वलय हो जाएगी। अब इसमें जीरो एलिमेंट देखते हैं, शून्य अवयव। तो शून्य अवयव हम देख सकते हैं कि इसका जो एलिमेंट है 0, 0 वो एक शून्य एलिमेंट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें इस एलिमेंट को किसी और एलिमेंट में ऐड करेंगे तो हमारे पास वही एलिमेंट आ जाएगा। अब हम एडिटिव इनवर्स में देखेंगे योज्य प्रतिलोम के अंदर। तो योज्य प्रतिलोम में हम देखेंगे कि हमको कोई एलिमेंट दिया हुआ है तो उसके अंदर क्या हम ऐसा एलिमेंट ऐड करें जिससे कि मेरे पास 0, 0 आ जाए। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि कोई सी भी एलिमेंट a, m के लिए उसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -a -m, ठीक है। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या है, बंटनता क्या होती है, प्लस की गुणा के ऊपर बंटनता और उसके साथ साथ गुणा की प्लस में बंटनता किस प्रकार से परिभाषित होगी। तो हम आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंपल कैलकुलस है कि ये भी बंटनता को भी प्रूफ करता है। अब हम आगे देखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट देखते हैं यहाँ से कि यहाँ पे 0, 1 है ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि इसको यदि हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हमारे पास वही एलिमेंट वापस से आ जाएगा। तो हमारे पास ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। अब हम यहाँ से सिद्ध, ठीक है, तो यहाँ से हमने ये सिद्ध कर दिया कि एक तरह से अब R' है वो रिंग की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम यहाँ से क्या डिफाइन करेंगे कि R और R' क्या है, मतलब R है उसको हम R' के एक सब रिंग से आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमको डिफाइन करना होगा कि S एक जो R' के अंदर सब रिंग है उसको डिफाइन करना होगा। तो S को हम डिफाइन कर देते हैं, S क्या हो जाएगी R क्रॉस 0, R क्रॉस 0 हो गया और R क्रॉस 0 के अंदर क्या एलिमेंट हो जाएंगे, a, 0 टाइप के एलिमेंट हो जाएंगे। अब सबसे पहले दिखाएंगे कि S हमने जो डिफाइन की है ये एक सब रिंग है R' की। R' की सब रिंग के लिए हम दो एलिमेंट ले लेंगे a, 0 और b, 0। तो सब रिंग की प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, दोनों का डिफरेंस
ठीक है, और दोनों का मल्टीप्लाई ये दोनों उसी एस के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ से हम एलिमेंट लेंगे a,0 और b,0। हम यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों का जो डिफरेंस है वो भी एस के अंदर आ गया, और हम यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि दोनों का जो मल्टीप्लाई है a,0 इंटू b,0 ये भी एस के अंदर आ जाएगा। तो हम यहाँ से प्रूफ कर दिया कि जो एस है वो आर डैश की एक सब रिंग है, ये हमारा हमने प्रूफ कर दिया है। अब हमारा ओनली जो काम लेफ्ट यहाँ हो चुका है वो काम हमारा यहाँ पे लेफ्ट जो था वो हमको दिखाना है कि हमारा जो R है वो इस S के आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है। आइसोमॉर्फिक प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मुझे देना पड़ेगा होमोमॉर्फिक प्लस 1 ऑन 2। उसके लिए एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा R से लेके, हमारे पास फंक्शन होगा R से S के अंदर। तो हमने डिफाइन करते हैं, वो हमारा फंक्शन हो गया फाई जो कि R से S में है, और उसके वैल्यू क्या है फाई ऑफ A इज इक्वल टू a,0। तो हमारा ये फंक्शन डिफाइन हो गया है। यहाँ से हम सबसे पहले इसको करेंगे 1 ऑन 2 प्रूफ करेंगे। तो 1 के लिए हम आसानी से देख सकते हैं कि फाई ऑफ A इज इक्वल टू फाई ऑफ B। जैसे हम इसको बराबर करेंगे फंक्शन की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास A इज इक्वल टू B आ जाएगा, इसलिए जो हमारा फंक्शन है वो 1 हो गया। अब हम इसमें अच्छे तक प्रूफ करेंगे तो हम आसानी से देख सकते हैं कि प्रत्येक अवयव a,0 के लिए एक अवयव a ऐसा विद्यमान है कि फाई ऑफ A इज इक्वल टू a,0। तो यहाँ से हो जाएगा फाई हमारा अच्छा तक प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ से हम आप देखें जो अब होमोमॉर्फिज्म की जो डेफिनेशन थी वो हम अप्लाई करके देखेंगे। यहाँ से होमोमॉर्फिज्म की जो डेफिनेशन थी वहाँ से हम देख सकते हैं कि फाई ऑफ A प्लस बी की वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी हमारे पास फाई ऑफ A प्लस फाई ऑफ B। इसी के साथ साथ फाई ऑफ A इंटू बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास फाई ऑफ A इंटू फाई ऑफ B। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया है कि R है वो हमारा S के आइसोमॉर्फिक है, जहाँ पे S इज ए सब रिंग ऑफ R डैश, और R डैश को हमने पहले डिफाइन किया था, R डैश क्या है R क्रॉस Z। तो हमने यहाँ से कह दिया कि प्रत्येक जो रिंग है एवरी रिंग कैन बी एमिटेड इनटू ए रिंग विद यूनिटी। ठीक है, तो प्रत्येक रिंग को हम इकाई सहित वैल्यू के अंदर उसका अंतस्थापन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है, इसका आराम से आप इसको याद रखना, उसको अप्लाई भी करके देखना। अब हम इसमें आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कोशेंट फील्ड या फिर फील्ड ऑफ कोशेंट क्या होता है। ठीक है, तो अब हम इसको समझने के लिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन यह कहलाती है कि एक थ्योरम हम देखते हैं इसके अंदर। थ्योरम है कि किसी शून्य भाजक रहित क्रम विनिमय वलय का एक फील्ड में अंतस्थापन किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हमने अभी अंतस्थापन देखा था तो उसमें यह है कि शून्य भाजक रहित क्रम विनिमय वलय, शून्य भाजक रहित है, इसके साथ वो क्रम विनिमय भी है, तो उस रिंग को हम एक फील्ड के अंदर एम्बेड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने पिछला प्रूफ देखा था, कंस्ट्रक्टिव प्रूफ देखा था, स्टेप बाय स्टेप हमने प्रूफ करते करते चले थे, कुछ कंस्ट्रक्शन किया था, उसको प्रूफ करते हमने प्रूफ किया था। इसी के साथ साथ इस वाले के अंदर भी हम क्या करेंगे, प्रूफ करते हुए जाएंगे। तो जो सबसे पहला काम आता है हमारे को दिया हुआ है कि एक शून्य भाजक रहित और क्रम विनिमय वलय हमको दी हुई है। ठीक है, हमको पता है कि शून्य भाजक रहित है, क्रम विनिमय है और वलय है, 3 कंडीशन पता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो हमारी रिंग दी उसको वो हमारे पास D। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसके अंदर, क्योंकि शून्य भाजक रहित है, अब हम क्या करते हैं इसको नाम देते हैं D। अब हम क्या करेंगे, एक नया नाम देंगे D0। D0 के अंदर क्या होंगे, नॉन जीरो एलिमेंट। D तो हमको दिया हुआ है शून्य भाजक रहित क्रम विनिमय। अब हम क्या करेंगे, D0 अलग से डिफाइन करेंगे, जिसके अंदर क्या है हमारे पास ओनली नॉन जीरो एलिमेंट है D के। तो D में तो एलिमेंट है D के और D0 में एलिमेंट है नॉन जीरो एलिमेंट D के। अब हम एक नया सेट डिफाइन करते हैं जो कि क्या है D क्रॉस D0। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट से 2 सेट के बीच में D क्रॉस D0 एक नया सेट डिफाइन करते हैं, जिसके जो एलिमेंट होंगे वो किस प्रकार से होंगे, A, B प्रकार से हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से ठीक है, तो यहाँ से एक एलिमेंट हो जाएंगे A, B प्रकार के। अब इस सेट के अंदर हम एक तुल्यता प्रतिबंध परिभाषित करते हैं। ठीक है, मतलब एक रिलेशन संबंध हम यहाँ पे निकालते हैं। तो पहला जो संबंध आता है यहाँ पे वो होता है, पहला संबंध आता है हमारे पास कि यदि A, B इज रिलेटेड टू C, D, और रिलेशन किस प्रकार से है कि AD इज इक्वल टू BC होना चाहिए। यदि AD इज इक्वल टू BC है तो हमारे पास AB और CD दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हम रिलेशन डिफाइन करते हैं। अब हम इसको प्रूफ करेंगे ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है या फिर तुल्यता प्रतिबंध है। तो इसके लिए मैं आपको पहले भी पता है कि तुल्यता प्रतिबंध को डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, 3 कंडीशन होनी चाहिए, स्वतुल्य, सममित और
संक्रामक। ये 3 कंडीशन होनी चाहिए कि जिससे कोई संबंध होता है वो तुल्यता संबंध हमारा प्रूफ हो जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं बार बार तीनों को देखेंगे। तो पहला हम यहाँ देखते हैं कि स्वतुल्य होगा। स्वतुल्य के लिए हमको क्या होना चाहिए कि ए बी इज रिलेटेड टू ए बी। स्वतुल्य खुद के ही तुल्य है, ए बी खुद के ही तुल्य ए बी के बराबर है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा स्वतुल्य हो जाएगा क्योंकि वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम दूसरा हम यहाँ से डिफाइन करेंगे जिसको हम क्या कहेंगे सम्मित। सम्मित सिमेट्रिक में क्या होता है कि हमारे पास कोई संबंध होता है, उस संबंध को जैसे ए बी है तो ए बी किसे सम्मित होगा, मतलब जैसे ए बी सम्मित है सी डी के, तो सी डी सम्मित होना चाहिए ए बी के। ये हमारा तुल्यता प्रतिबंध का सम्मित वाला होगा। जैसे हम देख सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो इसको हम कैसे लिखते हैं सी बी इज इक्वल टू डी ए। तो यहाँ से हो जाएगा सी डी इज रिलेटेड टू ए बी। जैसे ए बी रिलेटेड टू सी डी वैसे ही सी डी रिलेटेड टू ए बी हो जाएगा। अब जो हमारा तीसरा आता है वो होता है ट्रांजिटिव या फिर संक्रामक। तो इसके अंदर यदि हम देखते हैं कि ए बी सी डी के बराबर है, ए डी और सी डी रिलेटेड है और सी डी और डी एफ अलग रिलेटेड है, तो ए बी डी एफ के रिलेटेड हो गया, हमको प्रूव करना था। हमें आसानी से देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे ए डी इज इक्वल टू बी सी है और उसी के साथ सी एफ इज इक्वल टू डी है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ए डी सी एफ इक्वल टू बी सी डी, यहाँ से ए एफ इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ। ठीक है, तो यहाँ से जो संबंध होगा वो तुल्यता संबंध कहलाएगा। ठीक है, और जब भी आप किसी सेट के अंदर तुल्यता संबंध स्थापित करते हैं तो यहाँ से ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो तुल्यता संबंध है उस सेट को इक्विवेलेंस क्लास के अंदर डिवाइड कर देता है। इक्विवेलेंस क्लास को हम हिंदी में कहते हैं तुल्य वर्ग। तुल्य वर्ग के अंदर हमारा जो सेट है वो डिवाइड हो जाता है और प्रत्येक तुल्य वर्ग के अंदर उससे रिलेटेड सारे एलिमेंट होते हैं। ठीक है, ये आप याद रखना, इक्विवेलेंस रिलेशन से प्रत्येक सेट डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम डिफाइन करते हैं तुल्य वर्ग जो इक्विवेलेंस क्लास है उसको डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे कि प्रत्येक इक्विवेलेंस रिलेशन में क्लास उसको हम डिफाइन करते हैं ए अपॉन बी से। तो ए अपॉन बी से हम कैसे डिफाइन करते हैं इसको, ए अपॉन बी इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई, जहाँ पे एक्स तो है हमारा डी के अंदर और वाई हमारा डी के अंदर है, जहाँ पे वाई नॉन जीरो है। ठीक है, तो नॉन जीरो हमने पहले कहा था, नॉन जीरो हो गया और ए बी के अंदर ए अपॉन बी के अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे जो कि रिलेटेड है ए बी से रिलेटेड है। तो हमने इसको एक सेट डिफाइन कर दिया जो कि हमारा ये सेट हो गया। अब यहाँ हम आसानी से देख सकते हैं कि यदि हमारा ए बी इज इक्वल ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन बी एक्स। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कि इस प्रकार से जो सारे जो तुल्य वर्ग बनेंगे उन तुल्य वर्गों को हमने क्या कर दिया एक नए सेट में डिफाइन कर दिया जिसको हमने नाम दे दिया एफ। एफ क्या होगा ए अपॉन बी, जहाँ पे ए और बी हमारे डी के अंदर है और बी हमारा नॉन जीरो है। ठीक है, तो एफ क्या हो जाएगा योग व गुणा की संक्रिया। हम अब इस एफ में योग और गुणा की संक्रिया परिभाषित करते हैं। किस प्रकार परिभाषित होगी कि हमारे पास परिभाषित हो जाएंगी ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी की वैल्यू किस प्रकार से परिभाषित, जो आप देख सकते हैं ए डी प्लस बी सी अपॉन बी डी, इस प्रकार से गुणा हो जाएगा। सिंपल आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि दोनों संक्रिया सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित हम देख सकते हैं यहाँ पे ए अपॉन बी इज इक्वल टू ए डैश अपॉन बी डैश, सी अपॉन डी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, दोनों को बराबर ले लेंगे तो उनका योग और गुणा करके हम आसानी से देख सकते हैं यहाँ पे दोनों सुपरिभाषित हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ योग और गुणा दोनों सुपरिभाषित हो जाएंगे, आप कैलकुलेशन आसानी से देख सकते हैं। अब हम यहाँ से क्या प्रूफ करेंगे, जो एफ है इसको हम क्या प्रूफ कर देंगे फील्ड के लिए सारी प्रॉपर्टी हम प्रूफ करते हैं। तो हम यहाँ से आसानी से देखते हैं, पहले सच्चरता हम आसानी से देखते हैं जो प्लस और गुणा आसानी से सच्चरता का पालन करेगा। अब इसमें हम जाकर चलते हैं क्रमणीयता भी यहाँ पे योग क्रमणीय में हो जाएगा। ठीक है, ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी इज इक्वल टू सी डी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी आसानी से हम यहाँ देख सकते हैं। अब इसमें हम आगे चलते हैं कि अब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट देखते हैं। ठीक है, तो शून्य अवयव तो यहाँ का हो जाएगा 0.a, इसका एक शून्य अवयव हो जाएगा क्योंकि किसी भी एलिमेंट में 0.1 ऐड करेंगे तो वो हमारे पास वही अवयव वापस आ जाएगा। और इसी के साथ साथ यदि हम ई अपॉन ई डिफाइन करते हैं, ई अपॉन ई को किसी भी एलिमेंट से गुणा करेंगे तो हमारे पास वही एलिमेंट वापस आ जाएगा। तो ई अपॉन ई तो हो गया इसका दशमक अवयव और 0.1 हो गया योग का दशमक अवयव। यहाँ से अब हम डिफाइन करेंगे कि किसी नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स क्या होगा। ठीक है, तो हम ए अपॉन बी का इनवर्स हम देख सकते हैं, ए अपॉन बी का इनवर्स होगा बी अपॉन ए, क्योंकि जैसे हम ए अपॉन बी को बी अपॉन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वहाँ पे ई अपॉन ई आ जाएगा। ठीक है, और हम ऐसे देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव भी देख सकते हैं, बंटनता भी देख सकते हैं, प्लस की गुणा के ऊपर और गुणा की प्लस के ऊपर भी आसानी से बंटनता को हम देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमने देख लिया कि ये जो हमारा एफ है ये क्या प्रूफ हो गया, एक फील्ड प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हमने क्या कम
डी से शुरू किया था और डी से हम पहुंच गए एफ पे। डी एक पूर्णांक प्रांत था, शून्यभाजक रहित था और इसके साथ साथ हमने क्रम विनिमय था, उससे हम चले गए हैं डी एफ के अंदर, एक क्षेत्र के अंदर आगे। अब हमको क्या प्रूफ करना है कि डी को हम इस क्षेत्र में एम्बेड कर सकते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे कि अब हमको एक इसको एम्बेड करने के लिए एक एफ का क्या चाहिए, हमको एक सब फील्ड चाहिए, क्योंकि उसको एम्बेड करना है उसके अंदर। तो सब फील्ड के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, एक डी डैश को डिफाइन करते हैं। जो डी डैश आप देख सकते हैं, डी डैश क्या है, ए अपॉन ई के फॉर्म में, जहाँ ए तो है डी में और ई इसका तत्समक अवयव है। हम आसानी से देख सकते हैं डी डैश तो हमारा एफ के अंदर है, ठीक है। और हम फंक्शन डिफाइन करेंगे डी से डी डैश के अंदर, क्योंकि हमको एम्बेड प्रूफ करना। डी से डी डैश में कैसे डिफाइन करा है, फाई ऑफ ए इज इक्वल टू ए अपॉन ई के रूप में डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ जो फंक्शन है इसको हम आसानी से 1 1 ऑन 2 और होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करेंगे। तो 1 1 को हम आसानी से देखते हैं कि 1 1 प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी, और वहाँ से जो वैल्यू निकल के आ जाएगी हो जाएगी ए अपॉन ए इक्वल टू बी। ऑन टू प्रूफ करेंगे तो ऑन टू में हम देख सकते हैं यहाँ पे प्रत्येक एलिमेंट ए के लिए हम इसको प्रूफ कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से 1 1 ऑन 2 और यहाँ पे इसको आप आसानी से देखते हैं फाई ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी, और फाई ऑफ ए बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा डी से डी डैश के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि किसी भी हम शून्यभाजक रहित क्रम विनिमय वाले को हम क्या कर सकते हैं, अंतःस्थापित कर सकते हैं किसके अंदर, प्रूफ, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक दूसरी डेफिनेशन पे चलते हैं। अब हमारा जो दूसरी डेफिनेशन आएगी, यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन आएगी प्राइम फील्ड या फिर अभाज्य क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। अभाज्य क्षेत्र क्या होता है कि यदि कोई क्षेत्र एफ ऐसा हो जिसका कोई उचित क्षेत्र विद्यमान नहीं हो तो उसे अभाज्य क्षेत्र कहते हैं। मतलब उसका कोई सब फील्ड मौजूद ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे, एक अभाज्य क्षेत्र या फिर प्राइम फील्ड कह जाएगा, ठीक है। अब हम पहला इस पर एग्जाम्पल देखेंगे कि फील्ड क्यू ऑफ रैशनल नंबर इज ए प्राइम फील्ड, ठीक है। परिमेय संख्याओं का क्षेत्र एक अभाज्य क्षेत्र होता है। इसको देखिए प्रूफ करने के लिए हम क्या करके चलेंगे, सबसे पहले हम देखें, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे कि मान लीजिए कि एफ क्यू का कोई एक उपक्षेत्र है, ठीक है। क्योंकि हमको प्रूफ करना है कि इसका कोई उपक्षेत्र नहीं है तो हम मान के चलेंगे कि इसका कोई उपक्षेत्र, और लास्ट में प्रूफ कर देंगे ये उपक्षेत्र उसी के बराबर है, तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लेके चलें कि माना कि एफ क्यू का कोई उपक्षेत्र है। अब यहाँ से देख सकते हैं एफ इज ए सबसेट ऑफ क्यू तथा 1 इज ए, तो हम जो बात कर रहे थे कि प्राइम फील्ड के अंदर एक एग्जांपल देख रहे थे कि हमारा जो फील्ड क्यू ऑफ रैशनल नंबर इज ए प्राइम फील्ड। तो उसके अंदर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि हमको दिया हुआ है कि जैसे देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि प्राइम फील्ड है, तो मान लेते हैं इसका कोई एक सब फील्ड है एफ मान लेते हैं, और लास्ट में दिखा देंगे कि ये सब फील्ड उस क्यू के बराबर ही है, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि प्राइम फील्ड है। तो जैसे एफ है इसके अंदर हो गया, तो हम देखते हैं क्योंकि फील्ड है तो हम 1 एलिमेंट होगा वो फील्ड के अंदर होगा, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से कि 1 फील्ड में है तो 1 + 2 1 + 1 भी फील्ड में होगा, ऐसे 1 + 1 + 1 भी फील्ड में होगा, ऐसे 1 को n बार ऐड करेंगे तो n आ जाएगा, n भी फील्ड के अंदर होगा, ठीक है। तो n जब हमारा फील्ड के अंदर हो जाएगा तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि -n भी फील्ड के अंदर होगा, क्योंकि f हमारा फील्ड है तो उसका माइनस एडिटिव यूनिवर्स भी फील्ड में होगा, एडिटिव यूनिवर्स फील्ड में हो जाएगा। तो यहाँ से ये देख सकते हैं कि n और -n दोनों है, मतलब z हमारा z जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो हमारा जो फील्ड है उसका एक सबसेट हो जाएगा, हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम जैसे हमने देखा कि अब 2 एलिमेंट लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि a और b हमारे z के अंदर है, तो a और b z के अंदर है और z इज ए सबसेट ऑफ f, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a b इनवर्स है वो भी हमारा इज ए एलिमेंट ऑफ f। अब हमारा एलिमेंट ऑफ f हो गया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं q इज ए सबसेट ऑफ f, ठीक है, क्योंकि हमारा a और b हमारा z के अंदर है और z हमारा क्या है इंटीजर, और हमारा इंटीजर हो गया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि q इज सबसेट ऑफ f। अब यहाँ से देखते हैं क्योंकि हमने स्टार्टिंग मान के चले कि f इज सबसेट ऑफ q और हमने प्रूफ कर दिया q इज सबसेट ऑफ f, तो यहाँ से हमने प्रूफ हो गया कि f इज इक्वल टू q, हमारा यहाँ से प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि फील्ड ZP + P और इंटू P,
प्रत्येक अभाज्य p के लिए अभाज्य है। इस प्रकार से हम यहाँ से आप देखते हैं सेम प्रूफ है, इसको भी हम यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम नेक्स्ट चलते हैं अब हमारा जो टॉपिक था हमारा यहाँ पे जो सब रिंग का जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हम स्टार्ट करेंगे आइडल एंड कोशेंट रिंग। ठीक है, तो हम यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर कल से स्टार्ट करेंगे।